पिछले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विजयनगर के बाकी के वंशों का अध्ययन करेंगे। शालू वंश। और इसे विजयनगर के साम्राज्य में इस प्रकार से हत्या करने को क्या कहा गया है? प्रथम बलापहार की संज्ञा दी गई है। ये विजयनगर के साम्राज्य में प्रथम बलापहार कब हुआ? जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी। किसने? नरसिंह शालू ने। और संगम वंश की हम बात करते हैं। संगम वंश हमने पहले भी देखा है, 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये वंश शासन करता है। और इसमें पहला व्यक्ति है, वो कौन है? नरसिंह शालू। नरसिंह शालू। अब होता क्या है, जैसे ये शासक बनता है उसी समय उड़ीसा के जो गजपति शासक थे, कौन? पुरुषोत्तम गजपति। पुरुषोत्तम गजपति इसे पराजित कर देता है, यानी पुरुषोत्तम गजपति से ये पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद में इसे बंदी बना लिया जाता है। और ये स्वतंत्र तब होता है जब अपने कुछ क्षेत्र इन्हें सौंप देता है। अपने कुछ क्षेत्र इन्हें सौंपने के बाद में ही ये वहां से स्वतंत्र हो पाता है। और इसके बाद में अगला शासक जो बनता है, इसका पुत्र नरसिंह शालू का तिम्मा राय। और ये बनता है 1491 में। और किसके संरक्षण में? नरसा नायक के संरक्षण में। नरसा नायक के संरक्षण में ही शासक बनता है। और नरसा नायक को संरक्षण किसने नियुक्त किया था? नरसिंह शालू ने पहले से ही अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया था। किसको? नरसा नायक को। और थोड़े समय बाद में ही कौन बनता है? इसका दूसरा पुत्र इमाडी राय। और ये शासक बना रहता है कब से लेकर? 1491 से लेकर 1505, जब तक इस वंश का खात्मा नहीं हो जाता। अब करता क्या है, यानी ये भी किसके संरक्षण में? नरसा नायक के संरक्षण में शासक बनता है। और थोड़ी देर बाद में नरसा नायक क्या करता है? इसे पेनुगोंडा जो है, पेनुगोंडा के किले के अंदर कैद कर लेता है। इसे किले में कैद कर लेता है और इसके नाम से, इमाडी नरसिंह के नाम से स्वयं शासन करता है। यानी इसे तो नजरबंद कर दिया किले के अंदर, और नाम इसी का रहेगा, राजा ये रहेगा, लेकिन शासन कौन कर रहा है? नरसा नायक शासन कर रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद में क्या होता है कि जो नरसा नायक है, नरसा नायक का पुत्र कौन था? वीर नरसिंह। नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और ये विजयनगर साम्राज्य का क्या होगा जी? ये प्रथम बलापहार। और ये क्या हो गया जी? द्वितीय बलापहार। यानी इस प्रकार से राजगद्दी प्राप्त करना बलापहार की संज्ञा इसे दी गई है। तो ये नए वंश की अब स्थापना करता है, और वो वंश कौन सा है? तुल्लु वंश। यानी विजयनगर साम्राज्य के महान वंश की स्थापना कौन करते हैं? वीर नरसिंह। लेकिन इसने जो ये कुकृत्य किया था, इस प्रकार से जो हत्या की थी, इसके कारण यहाँ पर असंतोष का माहौल हो जाता है विजयनगर के अंदर। तो इसका जो समय है वो लगभग, यानी ये जो वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह का जो शासनकाल है वो 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। तो इसका जो 4 वर्ष हैं, पूरे जो 4 वर्ष हैं, वो कैसे समय में रहते हैं? यानी आंतरिक विद्रोह का इसे इन 4 वर्षों में सामना करना पड़ता है, और साथ ही बाह्य आक्रमण भी होते रहते हैं। यानी ये अपने 4 वर्षों में लगातार जनता के असंतोष का सामना किसे करना पड़ता है? वीर नरसिंह को। इसके बाद में इसके जो अनुज हैं, इसके छोटे भाई कौन? कृष्णदेव राय, ये शासक बनते हैं। यहाँ से विजयनगर के महान युग की शुरुआत होती है। कृष्णदेव राय शासन करते हैं 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। और जैसे ही ये सिंहासन पर बैठते हैं, सिंहासनारूढ़ होते हैं, तो इसके जो सामंत हैं, विभिन्न प्रकार के जो सामंत हैं जो बना रखे थे, वो सभी विद्रोही होने का, यानी पहले से ही अव्यवस्था का माहौल था, तो सभी विद्रोही हो जाते हैं। लेकिन इसने पहले जो शासन के 10 वर्ष हैं, उस 10 वर्ष में सभी समस्याओं का इसने अंत कर दिया था। अपने शासन के शुरुआती 10 वर्षों में सभी समस्याओं का अंत कर दिया किसने? कृष्णदेव राय ने। अब देखो किन किन का किया। हम पहले चर्चा करते हैं उड़ीसा के गजपतियों की। उड़ीसा के जो गजपति हैं, इन्होंने क्या किया? इनका जो साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, एक तो पूर्वी भाग, और दूसरा कौन सा भाग है? उदयगिरी। देखो, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, अब ये इस प्रकार से नीचे है, तो इस प्रकार से इनका साम्राज्य था। अब उड़ीसा यहाँ है, तो ये पूर्व वाला क्षेत्र हुआ ना, तो ये पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी भाग, और उदयगिरी
जो अक्षत्र है उसके ऊपर ये अधिकार कर लेते हैं। जब ये सिंहासन रूढ़ होता है उस समय की बात है। किंतु 1513 के अंदर, यानी 1513 में कृष्णदेव राय है इनको इनसे वापस ले लेता है, यानी 1513 में उदयगिरी को वो जीत लेता है। अगली हम चर्चा करते हैं दूसरे की, यानी उत्तर और पश्चिम के अंदर कहाँ थे। उत्तर के अंदर कौन थे? बीजापुर। यानी हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी के अंदर फिर क्या हो गया जी? बीजापुर। यानी जो बहमनी वंश है फिर 5 शाखाओं में टूट गया था, तो उसमें से एक क्या है? बीजापुर। और दूसरे पश्चिम के अंदर, अगर हम इधर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर कौन थे जी? पुर्तगाली थे। तो बीजापुर और पुर्तगाली ये भी आंख लगाए हुए थे कि भाई हम विजयनगर पर अधिकार कर लें। लेकिन क्या हुआ कि 1520 ईस्वी में इसने संपूर्ण जो रायचूर दोआब की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, संपूर्ण रायचूर दोआब पर किसने अधिकार कर लिया जी? कृष्णदेव राय ने। अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों से इसने अपने संबंध हैं उनको बहुत अच्छा कर लिया। एक तो देखो इसने क्या किया, जो पुर्तगाली गवर्नर था इस समय, पुर्तगाली जो गवर्नर था वो इस समय कौन था? अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क ने इसके पास भेजा था अपना दूत और भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति मांगी इससे। भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति, और इसने भेजा किसको था? फादर लुई को। फादर लुई को भेजा और भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति किससे मांगी? कृष्णदेव राय से। तो इसके बदले में कि भाई आपको हम दुर्ग बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन पुर्तगाली की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो पुर्तगाली हैं वो अरब और फारस, इन दोनों के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन घोड़ों के व्यापार पर, इन घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार किनका था जी? पुर्तगालियों का था। यानी वही जो पुर्तगाली हैं वही यहाँ से घोड़े ले सकते थे और भारत के अंदर उनको बेच सकते थे। तो इसने कहा कृष्णदेव राय ने कि जी घोड़ों, आप भारत में अगर किसी को घोड़े बेचते हैं तो वो सिर्फ किसको भेजेंगे जी? विजयनगर को भेजेंगे, तब हम आपको यहाँ पर दुर्ग बनाने की। तो ये सब कुछ इनका हो जाता है। और अगली जो चीज़ है, बहमनी जो सुल्तान है, तीसरे हम पॉइंट की बात करते हैं, मुख्य जो चीज़ है इसकी, बहमनी जो सुल्तान है कौन है? महमूद शाह। इसे किसने? बरीद से लड़ाई करी किसने? कृष्णदेव राय ने। और बरीद से मुक्त कराया इसे बहमनी सुल्तान महमूद शाह को, और इसके उपलक्ष्य में, और सिंहासन पर वापस बिठा दिया महमूद शाह को। और इसने इसके उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की? यवनराज स्थापनाचार्य। पन्नाचार्य की उपाधि किसने धारण करी? कृष्णदेव राय ने। आगे हम चर्चा करते हैं कि इसकी निर्माण कला की, कि एक तो इसने देखो विजयनगर के पास ही एक नगर बसाया था, कौन सा? नागलापुर। नागलापुर नगर कहाँ पर? विजयनगर के पास ही। और दूसरा इसने 2-3 मंदिर बनाए थे। एक तो हजारा देवी का मंदिर, ये 1000 स्तंभों वाला था, 1000 स्तंभों वाला मंदिर था। और दूसरा विठल स्वामी का मंदिर भी किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय है, ये स्वयं भी एक विद्वान था, और इसने, इसलिए इसे देखो कई उपाधि इसकी दी गई हैं, जैसे आंध्र भोज है, अभिनव भोज भी इसे कहा जाता था, आंध्र पितामह भी इसे कहा जाता था, आंध्र पितामह। यानी क्यों कहा जाता था इसे? यानी इसने बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया था, यानी विद्वानों को संरक्षण देने के कारण और स्वयं विद्वान होने के कारण इसे आंध्र भोज कहा जाता था। इसने देखो 2 ग्रंथ भी रखे थे। कौन से ग्रंथ रचे थे? एक तो इसने रचा था आमुक्त माल्यदम। आमुक्त माल्यदम ये था तेलुगु, ये था किसके अंदर? तेलुगु के अंदर। और संस्कृत के अंदर इसने एक नाटक रखा था। कौन सा नाटक रचा था? जाम्बवंती कल्याणम। जाम्बवंती कल्याणम। अब देखो तेलुगु के 5 महाकाव्य माने जाते हैं, और उस 5 महाकाव्यों में से एक था आमुक्त माल्यदम। और इसे अन्य एक नाम भी और भी है, इसे उस नाम से भी जाना जाता है, विश्ववितीय। विश्ववितीय किसे कहा जाता है? आमुक्त माल्यद को कहा जाता है। अब देखो इसके दरबार में 8 महान विद्वान रहते थे। 8 महान विद्वान किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। और इन्हें क्या कहा जाता था?
अष्ट दिग्गज कहा जाता था इन्हें। इस प्रकार से यानी स्वयं विद्वान था, बहुत सारे विद्वान थे, इसलिए इसका जो समय है वो तेलुगु साहित्य का क्या था जी, स्वर्ण काल था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसका समय था, कृष्णदेव राय का समय था। और इसके जो अष्ट दिग्गज हैं, इन अष्ट दिग्गजों की चर्चा हम कर रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख थे अलसानी पैदन। अलसानी पैदन को क्या कहा गया है, आंध्र कविता का पितामह कहा गया है। आगे भी हम साहित्य के अंदर भी इनकी चर्चा करेंगे। आंध्र कविता का पितामह कहा गया है। और इसने क्या रचा था, एक तो इसने देखो रचा था स्वरोचित संभव, स्वरोचित संभव, और इसे मनुचरित भी कहा जाता है, मनुचरित या मनुचरिता। और दूसरी इसने रची थी हरि कथा सागर, हरि कथा सागर की रचना की थी। और जिस प्रकार अकबर के बीरबल थे, उसी प्रकार इसके भी एक व्यक्ति थे, कौन है, तेनाली राम। और तेनाली राम ने किसकी रचना की थी, पांडुरंग महात्म्य की, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी, तेनाली राम ने। और ये भी देखो इस प्रकार से 5 महाकाव्यों में से एक आमुक्तमाल्य था, तो ये भी 5 में से एक महाकाव्य था। और इसके समय देखो जो बाबर हैं, बाबर भारत आ चुके थे, बाबर 1526 1530 मुख्य रूप से। और बाबर ने अपनी जो किताब है तुजु के बाबरी, इस किताब में इसने इसे प्रतापी शासक बताया कि बहुत ही प्रतापी शासक है, कौन, कृष्णदेव राय। राणा सांगा के बारे में भी ऐसे विचार कहता है। और इसके समय 2 पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली हम कह सकते हैं, नाम लिखता हूँ मैं उनके, एक हैं डोमिगो पायस, डोमिगो पायस, और एक हैं बारबोसा। ये विजयनगर की यात्रा करते हैं। देखो क्या कहता है डोमिगो पायस, क्या कहता है कि जो कृष्णदेव राय है एक महान और न्यायप्रिय शासक है, महान भी है और न्यायप्रिय शासक भी है। और वह विद्वान है, स्वयं स्वयं विद्वान है, हर प्रकार के गुण से संपन्न है, जैसा शायद विश्व में कोई है ही नहीं। यानी बहुत ही सर्वगुण संपन्न बताया है, किसे बताया है, कृष्णदेव राय को। किसने बताया है, डोमिगो पायस ने। और बारबोसा क्या कहता है कि इसका आकार तो बहुत ही बड़ा है, यानी रोम के समान है ये, और संसार की कोई वस्तु नहीं है जो इसके बाजार में बिकती नहीं है। यानी संसार की हर वस्तु यहाँ अवेलेबल है, संसार की हर वस्तु कहाँ मिलती है, विजयनगर साम्राज्य में। और लोग तो इतने निवास करते हैं कि मैं अतिशोक्ति होगी, मैं उनकी संख्या नहीं बताऊंगा। अगले शासक हैं अच्युत देव राय, और इन्होंने शासन किया था कृष्णदेव राय के बाद में 1529 से लेकर 42 ईस्वी तक। और ये एक दुर्बल शासक थे, और दुर्बल होने के कारण इनकी जो सत्ता है वो कमज़ोर होने लग गई इस समय से। और इसने अपने अधिकारियों के लिए एक नए पद, जो मुख्य नाम है इसके समय का महामंडलेश्वर, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसने, अच्युत देव राय ने। और इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो हैं सदाशिव राय, सदाशिव राय। और ये शासक बनते हैं 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन करते हैं। यानी जो अच्युत देव राय है उसकी मृत्यु के बाद में कौन शासक बनता है, उसका ये भतीजा है, भतीजा शासक बनता है। और कह सकते हैं कि ऐसा ही ये था, ये भी कमजोर शासक था, इसलिए कठपुतली शासक के रूप में इसका नाम लिया जाता है। तो वास्तविक शक्ति किसकी थी इस समय, राम राय के हाथ में थी। राम राय वास्तविक शक्ति का उपभोग उस समय कर रहा था। अब राम राय ने क्या किया, उस समय के जो दक्षिण राज्य थे, यानी जो बहमनी साम्राज्य थे, इससे ऊपर का उत्तरी भाग विजयनगर का, उसके जो आंतरिक मामले हैं उसमें उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसके कारण विजयनगर की जो प्रतिष्ठा है, शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। लेकिन कहीं न कहीं एक युद्ध का कारण भी, यानी युद्ध का निमंत्रण भी ये दे गई। यानी फिर क्या किया, जो ये मुस्लिम साम्राज्य थे बहमनी वाले, उन्होंने मिलकर एक महासंघ बना लिया। किसके खिलाफ, लगातार इसके हो रहे हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में, राम राय के हस्तक्षेप के कारण इन्होंने एक महासंघ बना लिया। लेकिन इस महासंघ में बरार शामिल नहीं हुआ। यानी अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा भी हो गया और बिदर भी हो गया, 5 थे, ये 4 शामिल हो जाते हैं, लेकिन बरार शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी गोलकुंडा के साथ में नहीं बनती थी, सिर्फ यही कारण था। अन्यथा इसके आंतरिक मामलों में भी राम राय हस्तक्षेप कर रहा था।
तो बीजापुर, अब देखो ये जो महासंघ बना इसका एक नेतृत्वकर्ता भी इन्होंने बनाया, और वो नेतृत्वकर्ता किसे बनाया? बीजापुर के ही अली आदिल शाह को, आदिल शाह इसका नेतृत्वकर्ता बनाया। अब देखो इसने क्या किया, अली आदिल शाह ने रायचूर और मुदगल की मांग की। ये जो दुर्ग थे रायचूर और मुदगल की किससे मांग की जी? राम राय से। और राम राय को देना ही नहीं था, राम राय ने क्या कर दिया जी? इनकार कर दिया। और इनकार करना ही क्या हुआ जी? एक नए युद्ध का कारण, जो हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के विनाशकारी युद्धों में से एक था। और उस युद्ध का नाम क्या है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है इसे, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ ये? ये हुआ जी 25 जनवरी 1565 को। और इसका एक प्रत्यक्षदर्शी भी था, यानी जिस प्रकार महाभारत में संजय कमेंट्री करता था ना, वैसे ही इस युद्ध का भी एक प्रत्यक्षदर्शी था। वो कौन था? रॉबर्ट सेवल। अब देखो ये जो चार संघ थे, इन्होंने घेर कर किसको मार दिया जी? राम राय को। 70 वर्ष का था इस समय, इन्होंने इसको घेरा और मार दिया। और फिर कहते हैं कि इन्होंने निर्ममता पूर्वक पूरे विजयनगर को लूटा और खंडहर के अंदर बदल दिया। और इसके जो विठल स्वामी की, हजारा देवी के मंदिर हैं, उनके अंदर आग लगा दी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो यहाँ जो कठपुतली शासक था सदाशिव राय, ये भाग कर कहाँ चला जाता है जी? पेनुगोंडा। यानी विजयनगर से कहाँ चला जाता है ये? पेनुगोंडा में चला जाता है। और किसकी सहायता से? तिरुमल की सहायता से। तिरुमल या तिरुमाल की सहायता से कहाँ चला जाता है? पेनुगोंडा। और वहीं अपनी नई राजधानी बना लेता है। कौन बना लेता है? सदाशिव राय। अब आगे अगले वंश की हम बात करते हैं। अगला वंश आता है अराविड वंश, अंतिम वंश विजयनगर साम्राज्य का। और इस वंश की स्थापना कौन करते हैं? ये तिरुमल ही करते हैं, यानी तिरुमल या तिरुमाल। ये क्या कर देते हैं जी? जो सदाशिव राय है उसको अपदस्थ करके स्वयं शासक बन जाता है। अपदस्थ किया और स्वयं शासक बन गया। कौन? तिरुमाल। इसके बारे में और कोई ज्यादा बात है नहीं। इसके बाद में वेंकट सेकंड शासक बनते हैं। और इन्होंने किसको राजधानी बना लिया? चंद्रगिरी को राजधानी बना लिया। स्पेन से इसने पादरियों को बुलाया, यानी स्पेन के राजा जो थे उसके साथ में इसके बढ़िया व्यवहार थे। और इसी के समय, वेंकट द्वितीय के समय ही 1612 ईस्वी में एक राजा हुए ओडियार। इन्होंने इससे अनुमति ली वेंकट द्वितीय से और मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? राजा ओडियार ने। और अंतिम जो इसके राजा हैं वो हैं श्रीरंग तृतीय। ये हैं विजयनगर के अंतिम शासक। यानी इसके समय हम बात कर सकते हैं कि वेंकट जो तृतीय है, वेंकट द्वितीय है, इसके समय धीरे धीरे विजयनगर जो साम्राज्य है उसका विघटन होना शुरू हो गया था। एक तो हमने अभी देखा कि जो मैसूर बन गया, तंजौर, बदनौर, इस प्रकार से अलग अलग जो राज्य हैं वो बनने शुरू हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसके 100 साल बाद में भी विजयनगर साम्राज्य चलता रहा। तो विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के शासकों के बारे में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम लेके आएंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन, साहित्य और कला का किस प्रकार से विकास हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।